तो आज हमारे सामने है एसएसएमडी एग्रोटेक इंडिया लिमिटेड का आईपीओ प्रोस्पेक्टस। ये हाउस ऑफ मनोहर ब्रांड से जाने जाते हैं, मसाले बेचते हैं। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो एसएमई आईपीओ है, ये निवेशकों के लिए एक अच्छा मौका है या फिर इसमें कुछ छिपे हुए जोखिम भी हैं। बिल्कुल। और देखिए, प्रोस्पेक्टस पढ़ते हुए जो एक चीज सबसे पहले ध्यान खींचती है वो है इनका भविष्य का प्लान। ये डायरेक्ट टू कंज्यूमर वाला D2C मॉडल। हाँ, और वो भी कोई ऐसा वैसा D2C प्लान नहीं, ये डार्क स्टोर फैक्ट्री मॉडल की बात कर रहे हैं। हाँ, मैंने पढ़ा 10 मिनट के अंदर ताजे मसाले और दूसरे ग्रोसरी आइटम्स की डिलीवरी। एग्जैक्टली। सुनने में तो ये बिल्कुल जेप्टो और ब्लिंकिट जैसा लग रहा है। लगता तो है, और सच कहूं तो यहीं पर मेरा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये करेंगे कैसे? करेंगे कैसे और इस मार्केट में टिकेंगे कैसे। देखिए, क्विक कॉमर्स का बाजार बहुत बहुत मुश्किल है। जेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, ये तो बहुत बड़ी कंपनियां हैं। अरबों डॉलर की फंडिंग वाली कंपनियां हैं। इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, एक बहुत बड़ा सप्लाई चेन नेटवर्क है, डेटा साइंटिस्ट की पूरी टीम है। अब सवाल यह है कि एसएसएमडी एग्रोटेक, जो एक एसएमई कंपनी है, वो इस इतने कॉम्पिटिटिव बाजार में अपनी जगह कैसे बनाएगी। आपका सवाल तो बिल्कुल जायज है, लेकिन प्रोस्पेक्टस में उन्होंने गाजियाबाद के एक पायलट स्टोर का जिक्र किया है। उनका दावा है कि वहां से शुरुआती रेवेन्यू काफी अच्छा दिख रहा है। हाँ, वो मैंने भी देखा। और वो हर नए स्टोर से महीने का करीब 4 से 5 लाख रुपए का रेवेन्यू अनुमान लगा रहे हैं। तो क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि शायद उनका मॉडल काम कर सकता है? एक निवेशक तो ऐसे ही शुरुआती सबूत देखना चाहेगा, है ना? हाँ, लेकिन एक पायलट स्टोर की सफलता को 16 नए स्टोर्स पर कॉपी करना, ये बिल्कुल अलग बात है। मतलब स्केल करना मुश्किल है। बहुत मुश्किल। सोच कर देखें, एक स्टोर पर कंपनी अपना पूरा ध्यान, अपने सारे रिसोर्सेज लगा सकती है, वहां मैनेजमेंट खुद नजर रख सकता है। लेकिन जब आप एक साथ 16 स्टोर खोलते हैं, तब असली परीक्षा शुरू होती है। और यहीं पर मुझे प्रोस्पेक्टस में जानकारी की बहुत कमी महसूस हुई। किस तरह की जानकारी की कमी? सबसे जरूरी चीज, यूनिट इकोनॉमिक्स। ओके। मतलब एक ऑर्डर डिलीवर करने की लागत क्या है, एक नए ग्राहक को जोड़ने में कितना खर्च आता है, जिसे हम कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कहते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, एक डार्क स्टोर को मुनाफे में आने में, मतलब प्रॉफिटेबल होने में कितना समय लगेगा। इन आंकड़ों के बिना ये जो 4-5 लाख महीने का रेवेन्यू का अनुमान है, ये सिर्फ एक उम्मीद लगती है, कोई ठोस बिजनेस प्लान नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि उन्होंने क्या करना है ये तो बता दिया, लेकिन कैसे करना है उसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं दिया। बिल्कुल। 10 मिनट की डिलीवरी अपने आप में एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल चुनौती है। क्या वो अपनी खुद की टेक्नोलॉजी बनाएंगे या किसी थर्ड पार्टी पर निर्भर रहेंगे? डिलीवरी फ्लीट का क्या होगा? इन सब पर बहुत पैसा और मेहनत लगती है। प्रोस्पेक्टस इन सब सवालों पर एकदम चुप है। हो सकता है उनका इरादा सिर्फ अपने ताजे पिसे मसालों पर फोकस करके एक अलग पहचान बनाने का हो। ये एक दिलचस्प एंगल हो सकता है। मतलब शायद वो पूरी ग्रोसरी लिस्ट के बजाय सिर्फ हाई क्वालिटी स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स पर ध्यान देना चाहते हो, जहां मार्जिन ज्यादा हो। यह एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती थी, लेकिन जैसे ही आप 10 मिनट की डिलीवरी का वादा करते हैं, आप सीधे सीधे क्विक कॉमर्स के मैदान में उतर जाते हैं। सही बात है। फिर ग्राहक आपकी तुलना जेप्टो से ही करेगा। तो अगर मैं एक निवेशक के तौर पर देखूं, तो मैं चाहूंगा कि कंपनी ये साफ करे कि उनका असली यूएसपी, मतलब यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है। क्या वो स्पीड है या प्रोडक्ट की क्वालिटी? और अगर दोनों हैं तो उसे बड़े पैमाने पर मैनेज कैसे करेंगे? एग्जैक्टली। इसका एक डिटेल्ड रियलिस्टिक प्लान चाहिए। सिर्फ हम 16 स्टोर खोलेंगे कहना आज के जमाने में काफी नहीं है। और आपने बड़े पैमाने पर काम करने की बात की, तो उसके लिए तो बहुत सारा पैसा चाहिए। और यहीं पर मुझे इस आईपीओ का दूसरा पहलू थोड़ा परेशान कर रहा है। आप आईपीओ से जुटाए जाने वाले फंड के इस्तेमाल की बात कर रही हैं? हाँ, आईपीओ तो होता ही है पैसा जुटाने के लिए, ताकि कंपनी आगे बढ़ सके। लेकिन जब मैंने देखा कि ये पैसा कहाँ इस्तेमाल होगा, तो थोड़ी हैरानी हुई। बिल्कुल। आईपीओ से जो मतलब करीब 14.5 करोड़ रुपए आने वाले हैं, हाँ, उसमें से लगभग आधा, मतलब सोचिए करीब 6.5 करोड़ रुपए तो सीधे कंपनी का पुराना कर्ज चुकाने में जा रहा है। अच्छा। हाँ। अब देखिए, कर्ज चुकाना कोई बुरी बात तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, अच्छी बात है। लेकिन एक निवेशक के तौर पर मेरे मन में तो सवाल आएगा ही कि ये आईपीओ असल में कंपनी की ग्रोथ के लिए है या सिर्फ बैलेंस शीट साफ करने के लिए। सही कहा। तो D2C के जो बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं, उनके लिए असल में पैसा बच ही कितना रहा है? और इसी से जुड़ा एक और आंकड़ा है जिसने मेरा ध्यान खींचा। कौन सा? कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स, मतलब वो पैसा जो उसे अपने ग्राहकों से वसूलना है। ओह हाँ, वो तो बहुत तेजी से बढ़ा है। बहुत तेजी से, पिछले साल के मुकाबले बहुत ज्यादा। हाँ, मैंने भी उस पर ध्यान दिया। मार्च 2025 में ये सिर्फ 3 करोड़ के आसपास थे और सितंबर 2025 तक, यानी सिर्फ 6 महीनों में 6 महीनों में ये बढ़कर लगभग 16 करोड़ हो गए। ये एक बहुत बड़ा उछाल है। इनके रिसीवेबल डेज, यानी पैसा वसूलने में लगने वाला औसत समय, 11 दिन से बढ़कर 33 दिन हो गया है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये खतरे की घंटी है? देखिए, ये दो बातों का संकेत हो सकता है। पहली कि कंपनी आईपीओ से ठीक पहले अपनी सेल्स को ज्यादा दिखाने के लिए बहुत ज्यादा उधार पर माल बेच रही है। अच्छा, ताकि ग्रोथ अच्छी दिखे। हाँ, ये एक आम तरीका है। दूसरी संभावना यह है कि कंपनी को अपना पैसा मार्केट से वापस लाने में दिक्कत हो रही है। और दोनों ही बातें कंपनी के वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। तो एक तरफ आप पब्लिक से पैसा मांग रही हैं एक्सपेंशन के लिए, और दूसरी तरफ आपका मौजूदा बिजनेस का कैश फ्लो ही फंसा हुआ लग रहा है। ये तो एक निवेशक के लिए रेड फ्लैग जैसा है ना? निश्चित रूप से कंपनी को इस पर पूरी सफाई देनी चाहिए। ट्रेड रिसीवेबल्स में ये अचानक उछाल क्यों है?
क्या ये किसी एक बड़े ग्राहक की वजह से है जिसने पेमेंट रोकी हुई है, या ये उनकी बिजनेस पॉलिसी में कोई बदलाव है? बिना स्पष्टीकरण के ये आंकड़ा निवेशकों के भरोसे को कमजोर करता है। उन्हें एक डिटेल्ड सोर्स एंड यूज टेबल के साथ ये भी बताना चाहिए कि अगर विस्तार के लिए और पैसे की जरूरत पड़ी तो वो कहां से आएगा। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि D2C का प्लान भी काम कर जाएगा और पैसे का जुगाड़ भी हो जाएगा, लेकिन बिजनेस चलाने के लिए सिर्फ पैसा और प्लान ही काफी नहीं होता। जमीनी हकीकत भी देखनी पड़ती है। और जमीनी हकीकत यह है कि कंपनी कई बड़ी अनिश्चितताओं के साथ पब्लिक मार्केट में आ रही है। जब मैंने प्रोस्पेक्टस के रिस्क फैक्टर्स को पढ़ना शुरू किया तो कुछ चीजें वाकई चौंकाने वाली थी। आप किन चीजों की बात कर रहे हैं? सबसे पहली और सबसे बुनियादी चीज, रिस्क फैक्टर नंबर 9। ओके। उसके मुताबिक कंपनी की सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और कॉर्पोरेट ऑफिस सब कुछ किराए की जगहों पर है। सब कुछ? सब कुछ। और मजे की बात यह है कि इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज तो कंपनी के प्रमोटर से ही किराए पर ली गई हैं। ओह, ये तो हितों के टकराव मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला भी बन सकता है। लेकिन इसमें मुख्य जोखिम क्या है? मुख्य जोखिम है बिजनेस की निरंतरता का, कंटिन्यूटी का। अगर कल को ये लीज एग्रीमेंट्स रिन्यू नहीं होते हैं या मकान मालिक किराया बहुत ज्यादा बढ़ा देता है तो कंपनी का पूरा ऑपरेशन ठप हो सकता है। बिल्कुल। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशनल रिस्क है, खासकर जब आपकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग ही उस पर टिकी हो। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। मैंने रिस्क फैक्टर नंबर 19 में पढ़ा कि फैक्ट्री चलाने के लिए जो सबसे जरूरी लाइसेंस होते हैं, जैसे फैक्ट्री लाइसेंस और फायर डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC, वो अभी तक अंडर प्रोसेस हैं। क्या मतलब कंपनी IPO लेकर आ रही है और उसके पास अपनी फैक्ट्री चलाने का फाइनल अप्रूवल तक नहीं है? यही लिखा है। ये तो बहुत ही अजीब बात है। हाँ, और सिर्फ लाइसेंस ही नहीं, उनके कई ट्रेडमार्क भी अभी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में है। ये तो एक निवेशक के तौर पर बहुत चिंता की बात है। कोई भी कंपनी इतने जरूरी अप्रूवल के बिना पब्लिक से पैसा क्यों मांगेगी? ये ऐसा है जैसे आप गाड़ी खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं लेकिन आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है। सही उदाहरण है। कल को अगर ये अप्रूवल किसी वजह से नहीं मिलते हैं या अटक जाते हैं तो क्या कंपनी का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा? निवेशक के पैसे का क्या होगा? और इसी में एक और रिस्क जुड़ जाता है, प्रमोटर का कंट्रोल। IPO के बाद भी प्रमोटरों का कंपनी पर एक बड़ा नियंत्रण बना रहेगा। तो अगर कल को कोई ऐसा फैसला लिया जाता है जो शायद माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के हित में न हो तो उसे रोकना बहुत मुश्किल होगा। तो यहाँ पर भी पारदर्शिता और एक ठोस योजना की सख्त जरूरत है। प्रोस्पेक्टस में ये साफ साफ बताया जाना चाहिए कि इन लाइसेंस एप्लीकेशंस का मौजूदा स्टेटस क्या है, संबंधित सरकारी विभागों से अब तक क्या बातचीत हुई है और अप्रूवल मिलने की अनुमानित तारीख क्या है। और एक प्लान B भी होना चाहिए। बिल्कुल। अगर भगवान ना करे ये अप्रूवल रिजेक्ट हो जाते हैं या उनमें बहुत देरी होती है तो कंपनी का आकस्मिक प्लान क्या है? क्या उन्होंने कोई वैकल्पिक साइट या व्यवस्था सोच रखी है? सही बात है। जब आप पब्लिक से पैसा ले रहे हैं तो आपको उन्हें ये भरोसा दिलाना होगा कि आपने हर तरह के जोखिम के बारे में सोचा है और आपके पास प्लान B, प्लान C सब तैयार हैं। बिना इन जवाबों के ये पूरी कहानी एक कमजोर नींव पर खड़ी एक खूबसूरत इमारत जैसी लगती है। तो कुल मिलाकर देखें तो SSMD एग्रोटेक की कहानी में एक आकर्षक भविष्य का सपना तो है। ये D2C वाला आइडिया कि ताजे मसाले 10 मिनट में घर पहुंचे, आइडिया में निश्चित रूप से दम है। दम तो है, लेकिन उस सपने तक पहुंचने का रास्ता बहुत धुंधला और चुनौतियों से भरा है। D2C का प्लान आधा अधूरा और बिना जरूरी डिटेल्स के है। IPO से आने वाले पैसे का एक बड़ा हिस्सा ग्रोथ से ज्यादा कर्ज चुकाने पर खर्च हो रहा है, जो निवेशकों को निराश कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी की नींव यानी उसकी फैक्ट्री के लाइसेंस और प्रॉपर्टी खुद ही मजबूत जमीन पर नहीं है। तो आखिर में सवाल वही है, क्या इसमें निवेश करना चाहिए? देखिए, ये साफ तौर पर एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला मामला लग रहा है। अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो बहुत ज्यादा जोखिम ले सकते हैं और इस उम्मीद पर दाव लगाना चाहते हैं कि कंपनी इन सभी चुनौतियों से पार पा लेगी, तो शायद आप इस पर विचार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक सुरक्षित निवेशक हैं, अगर आप एक सुरक्षित निवेशक हैं जो एक स्थापित और स्थिर बिजनेस मॉडल में पैसा लगाना चाहता है, तो मौजूदा प्रोस्पेक्टस के आधार पर इसमें बहुत सारे अगर और मगर हैं। मतलब एक निवेशक को अपनी आंखों पर से सपनों की पट्टी हटाकर इन जोखिमों को बहुत ध्यान से तौलना होगा। बिल्कुल। हमारा सुझाव है कि कंपनी को इन सभी मुद्दों पर और ज्यादा स्पष्टता और ठोस योजनाओं के साथ एक संशोधित दस्तावेज लाना चाहिए। जब तक D2C की रणनीति, फंड के इस्तेमाल का औचित्य और रेगुलेटरी अनिश्चितताओं पर साफ जवाब नहीं मिलते, तब तक निवेशकों को सावधानी बरतनी चाहिए। हम आपके संशोधित दस्तावेज का फिर से विश्लेषण करने के लिए उत्सुक हैं।